नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीस्वीप का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने टिपिकल ड्यूटी ऑफ बिल्डिंग इंस्पेक्टर के बारे में पूरा डेप्थ में गए। उसके बाद टर्म्स एंड डेफिनेशन में बिल्डिंग कैसे होता है, बिल्डिंग का क्या ज़रूरत है, वो सब के बारे में, उसका फिगर के साथ हीट अफेक्टेड जोन कहाँ पे आता है, वो सब चीज़ के बारे में हम डेप्थ में गए। उसके बाद हम डिस्कस किया बिल्डिंग इनपरफेक्शन एंड मटेरियल इंस्पेक्शन के बारे में। हमने 2 पार्ट बनाए क्योंकि वो चैप्टर भी लंबा है। सबसे ज्यादा 40% क्वेश्चन जो आता है चैप्टर नंबर 3 से आता है, उसी की वजह से हमने 2 पार्ट बनाए और उसमें भी हम डेप्थ में गए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन। डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें जनरली क्या होता है डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में, कैसा उसका डायमेंशन होता है, वो लैब के अंदर कैसे परफॉर्म किया जाता है, वो सब चीज के बारे में हम डेप्थ में जाएंगे। सबसे पहले यूरोपियन स्टैंडर्ड जो है उसमें हम क्या करते हैं, विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं टेस्ट कूपन का, उसके बाद में नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद में डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन का एंट्री होता है। और वो कहाँ होता है? डब्ल्यूपीएस में और वेल्डर क्वालिफिकेशन में, दोनों में हमको करना पड़ता है। ठीक है, तो टेस्ट आर कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन बिकॉज वेल्ड जॉइंट इज डिस्ट्रॉयड when the various type of test piece are taken from it। मतलब कि आपको एक टेस्ट पीस लेना है, टेस्ट पीस को तोड़ना है, उसी की वजह से उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन। डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में 2 ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है क्वांटिटेटिव टेस्ट, दूसरा है क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव टेस्ट का मतलब क्या हुआ? जो हम क्वांटिटी मतलब जिसको मेजर कर सकते हैं, जैसे कि 215 218 इम्पैक्ट टफनेस है तो माइनस जूल में रहेगा, माइनस टेम्परेचर और जूल में रहेगा 27 जूल, 48 जूल, 20 जूल, ऐसा करके हम मेजर कर। हार्डनेस है 230 240 250, ऐसे मेजर कर सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ 250 280, ऐसा करके हम मेजर कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं उसको हमको बोलना है क्वालिटेटिव टेस्ट, जैसे कि बेंड टेस्ट, निक बेंड टेस्ट, फिलेट फ्रैक्चर, तो वो सब चीजें मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो वो सब चीज जो है वो क्वांटिटेटिव टेस्ट है। ठीक है, सॉरी क्वालिटेटिव टेस्ट है। अभी में हम इसके बारे में डेप्थ में जाएंगे। मैकेनिकल टेस्ट आर क्वांटिटेटिव बिकॉज द क्वालिटी is measured a mechanical properties such as tensile strength, hardness and impact toughness। एक क्वेश्चन आएगा कि बिलो में से कौन सा क्वांटिटेटिव टेस्ट है? ऑप्शन ए टेंसाइल, बी हार्डनेस, सी इम्पैक्ट, डी ऑल ऑफ अबव। तो आपको देना है ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए क्वांटिटेटिव, आपके माइंड में इतना ही रहना चाहिए। क्वांटिटेटिव मतलब जो हम मेजर कर सकते हैं, जिसका कोई वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट। अभी दूसरे बात आगे बढ़ेंगे। क्वालिटेटिव टेस्ट आर यूज्ड टू वेरीफाई द जॉइंट फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। मतलब खाली जॉइंट को हम वेरीफाई करना है और हमको आंखों से देख के क्लियर करना है वो एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, ऐसा हमको खाली बोलना है। ओके दिस इज एक्सेप्ट, दिस इज नॉट एक्सेप्ट, दिस इज प्रॉब्लमेटिक, लाइक दैट। इसका हमको जस्ट हमारा व्यू देना है, तो उसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव। जैसे कि बैंड टेस्ट, तो बैंड टेस्ट में हम कुछ मेजर नहीं कर सकते, हम खाली देख सकते हैं कि हाँ उसमें कुछ पोरोसिटी है, कि इसमें लेक ऑफ फ्यूजन है, लेक ऑफ पेनेट्रेशन है, वो सब चीज हम बोल सकते हैं कि हाँ एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ऐसा बोल सकते हैं। इसके लिए उसको बोलते हैं बैंड टेस्ट को क्वालिटेटिव टेस्ट। मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में भी हमको खाली व्यू से देख के ही पता करना पड़ेगा, उसमें कोई हम मेजर टूल्स नहीं है, सॉरी टूल्स तो है लेकिन मेजरमेंट कुछ नहीं है कि हाँ इतना हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 80, ऐसा कुछ नहीं है। इसी की वजह से उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट। और तीसरा है फ्रैक्चर टेस्ट। फ्रैक्चर टेस्ट में 2 है, फिलेट फ्रैक्चर और निक ब्रैक फ्रैक्चर। तो वो 2 टेस्ट है, उसको भी हम विजुअली क्लियर करना है, तो उसी को बोलते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट। अभी टेस्ट टाइप, टेस्ट पीस एंड टेस्ट ऑब्जेक्टिव, तो वो सब चीज क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेरियस टाइप ऑफ मैकेनिकल टेस्ट आर यूज्ड बाय मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर वेरीफाई द प्लेट पाइप एंड फोर्जिंग ईटीसी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैकेनिकल टेस्ट होते हैं जो कि मटेरियल मैन्युफैक्चरर जो है वो हम चेक करता है, पाइप को चेक करता है, प्लेट को चेक करता है, फोर्जिंग चेक करता है कि उसका मिनिमम प्रॉपर्टी हमारा एज पर ग्रेड के रिक्वायरमेंट में है कि नहीं है। वो सब चीज कहाँ दिया है? ये सब चीज सेक्शन 9 में दिया है, सेक्शन 1 में दिया है, सेक्शन 9 में, सेक्शन 2C, सेक्शन 2A, सेक्शन 2B। सेक्शन 9 जो है उसमें हमारा टेंसाइल, कुछ मटेरियल के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह सब दिया है। सेक्शन
2A उसमें दिया है कि भाई फेरस मेटल के लिए पूरा डेप्थ में दिया है कि उसमें इम्पैक्ट कितना होना चाहिए, ये सब चीज पीएचडी है, ठीक है। वो इतना ही क्यों है, वो सब पीएचडी है, इसके लिए आपको एएसटीएम फॉलो करना पड़ेगा। इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए कि नहीं इतना ही क्यों भाई, 516 ग्रेड 70 उसका 70,000 ही पीएस है क्यों, पाउंड पर स्क्वायर इंच, उसका नामकरण ही ऐसे किया गया है सेक्शन 2A के हिसाब से, ठीक है। तब आपको वहां से देखना पड़ेगा इम्पैक्ट अपने से, वो कोड खोलना पड़ेगा, उसमें क्या क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो वो जो मैन्युफैक्चरर है, वो जो प्रोडक्ट बनाता है, वो एज पर ग्रेड के हिसाब से उसमें जो प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होना चाहिए वो है कि नहीं है, इसके लिए हमको कंपेयर करना पड़ेगा सेक्शन 2A। सेक्शन 2A में हम देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये ग्रेड का 70,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच ये मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो एक्चुअली में कितना चाहिए, तो वो हमको सेक्शन 2A खोलना पड़ेगा और उसमें वो ग्रेड में जाना पड़ेगा और उसके टेबल नंबर जो दिए हैं वो टेबल में चेक करना पड़ेगा और आपको पता चलेगा वो इसके हिसाब से। डिजाइनर का मेन चीज क्या होता है, डिजाइन इंजीनियर आर यूज्ड मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू लिस्टेड इन पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ मटेरियल बेसिस डिजाइन एंड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन। अभी देखो डिजाइनर जो है वो मिनिमम प्रॉपर्टी देखेगा, मैक्सिमम प्रॉपर्टी देखेगा तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको 1 लाख रुपीज में आपको प्लेट मिल रहा है एसएस का, एसएस 316 ग्रेड 316L का, तब आपको 1 लाख में ही वो मिलेगा। ज्यादा पैसा डालोगे तो और ज्यादा अच्छा मिलेगा, लेकिन कम पैसा डालोगे तो 304 ऐसा करके मिलेगा नीचे की ग्रेड। मतलब जितना पैसा देंगे आप उतना ही आपका प्रोडक्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे डिजाइनर जो है वो ऐसा ट्राई करेगा कि मिनिमम हमारा जो डिजाइन में बना रहा हूं वो हमारा जो फेलियर है, फेलियर एनालिसिस है, उससे मिनिमम ऊपर होना चाहिए, हमारा जॉब फेल नहीं होना चाहिए, ऐसी बात कर रहा है, ठीक है। तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। अगर मैं 50 जनरली मैं आपको बात कर रहा हूँ 50 kg है, 50 kg पर सेमी स्क्वायर का हमको प्रेशर वाला प्लेट चाहिए, ठीक है, हाइड्रो प्रेशर वाला, और मैं ले लेगा 100 और 1000 psi kg पर सेमी स्क्वायर वाला, तो पैसा उसमें ज्यादा जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आपका मटेरियल तो चलेगा ही लेकिन आपको ज्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा। इसके लिए डिजाइनर क्या करता है, मिनिमम सिलेक्शन करेगा, मिनिमम जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सिलेक्शन करेगा तो उसको कॉस्ट भी बच जाएगा। डिजाइन आर बेस्ड ऑन assumption and well joint and property that are worst of the base metal। डिजाइन जो है वो एजम्पशन के हिसाब से और उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से, बेस मेटल का जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से हम उसमें डिजाइनर आगे बढ़ता है। ओके आगे बढ़ते हैं। द क्वांटिटेटिव मीन मैकेनिकल टेस्ट, quantitative mechanical test carried out the welding procedure specification indented demonstrate the joint property satisfy design requirement। मतलब WPS हम बनाते हैं या फिर आप वेल्डर क्वालिफिकेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमको जितना डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में जितना प्रॉपर्टी चाहिए उतना प्रॉपर्टी डिजाइन के हिसाब से होना चाहिए, उतना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अगर उससे उससे पहले कट गया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ मुझे 230 चाहिए लेकिन वो साला 220 में ही टूट गया तो प्रॉब्लम है, वो नहीं चलेगा हमारा, ठीक है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। एम्फेसिस ऑफ फॉलोइंग सबसेक्शन इज द डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन टेस्ट मेथड वाइडली यूज्ड इन वेल्ड जॉइंट। वेल्ड जॉइंट के अंदर वाइडली यूज होता है बिलो जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सब। ट्रांसवर्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, ट्रांसवर्स टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। टेस्ट ऑब्जेक्टिव तो उसका तो यहाँ पे नाम ही पता दे, ऑब्जेक्टिव उसका एक सिंपल है कि भाई हमारा जो रिक्वायरमेंट है टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हमारा बेस मेटल का या वेल्ड मेटल का जितना चाहिए उससे ज्यादा रहना चाहिए, उससे कम रहेगा तो प्रॉब्लम है, यही यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। वेल्ड प्रोसीजर क्वालिफिकेशन टेस्ट always required the transverse tensile strength in shown the strength of joint specification design criteria। डिजाइन क्राइटेरिया जो है हमारा वो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उसके हिसाब से आना चाहिए WPS के बाद। WPS में हम जब ट्रांसवर्स टेंसाइल स्ट्रेंथ कंपलसरी जब करते हैं उस टाइम पे हमको सेटिस्फेक्शन डिजाइन क्राइटेरिया के हिसाब से हमको रिजल्ट मिलना चाहिए। तो वो टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। टेस्ट स्पेसिमेन, टेस्ट स्पेसिमेन में क्या करेंगे, transverse tensile test is typically type of specified by European welding standard is shown in below। यूरोपियन वेल्डिंग स्टैंडर्ड जो है EN 895 उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड में काम करते हैं, देखो अभी यहाँ पे ये हम क्यों बात कर रहे हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड का, क्योंकि जो लोग सिर्फ 3.1 का एग्जाम दे रहे हैं, जो 1.5 लाख इंडियन मनी यूज कर रहे हैं, जो 1.5 लाख इंडियन रुपीज
दे रहे हैं वो सीसिप 3.1 उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। सीसिप 3.1 जो सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसको गल्फ कंट्रीज में ज़्यादा जॉब का चांसेस बढ़ जाएगा, उसका कंपटीशन कम हो जाएगा। अगर दूसरी कोई अपनी रिक्वायर कंट्री है उसमें भी अगर काम करना है तो कंपटीशन कम हो गया, उसका सैलरी स्केल भी बढ़ जाएगा। तो लोग जनरली अभी, पहले क्या था, एक टाइम था, आज से 4 से 5 साल पहले का एक टाइम था कि एनडीटी लेवल 2 चाहिए। अभी ऐसा नहीं है, अभी क्वालिटी इंस्पेक्टर है तो मोस्टली एवरेज आपको सीसिप 3.1 चाहिए। अगर नहीं है तो कोई ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है, अब बड़ी पोजीशन पे पहुंच गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग फ्रेशर है, जो लोग 5 से 8 साल के बीच में है, उसको अगर जॉब चाहिए तो वो सीसिप 3.1 अगर रहेगा, वेल्डिंग का रिक्वायरमेंट रहेगा तो अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These specified dimension transverse tensile stress P are all excess well metal removed of the surface and free from sketch स्क्रैचेस। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आपको आएगा, जो मैं हाईलाइट किया है वो क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, आपको स्क्रैच रिमूव कर देना है। स्क्रैच के बारे में मैं ज़्यादा वेट दे रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर आंसर है उसका। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि जो भी आप टेस्ट पीस का टेंसाइल स्ट्रेंथ का ट्रांसवर्स टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन ले रहे हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ करने जा रहे हैं, टेंसाइल टेस्ट करने जा रहे हैं, उसमें आपको वेल्ड मेटल है वो स्मूथ फिनिशिंग करना पड़ेगा, एकदम स्मूथ। यहाँ पे दिखा है पैरेलल लेंथ, देख रहे हैं, एकदम स्मूथ फिनिशिंग। यहाँ पे रेनफोर्समेंट कुछ भी नहीं है, ग्राइंडिंग करके स्मूथ कर दिया और फ्री फ्रॉम स्क्रैचेस, उसमें स्क्रैच नहीं रहने चाहिए। ये यहाँ पे मैं ज्यादा वेट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन में आएगा। ऑल एक्सेस वेल्ड मेटल आपको रिमूव कर देना है टेस्ट पीस का। और टेस्ट पीस कैसे लेना है, देखिए ये टेस्ट पीस है, यहाँ वेल्ड मेटल लिखा है, यहाँ हीट अफेक्टेड जोन लिखा है, ऐसा वेल्डिंग मारा है। ठीक है, और उसमें से टेस्ट पीस कैसे काटना है, यहाँ पे पैरेलल लेंथ में देखिए, यहाँ पे क्लियर दिखाया है कि कैसे उसको काटना चाहिए, उसके हिसाब से आपको काटना है। लेंथ विथ डायमेंशन वो आगे आएगा, मैं समझाएगा। टेस्ट पीस may be machined and represent the full thickness of the joint। देखो फुल थिकनेस को प्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपको फिर थोड़ा काट के ज्यादा लेके वेल्ड मेटल को रिमूव करके फिर ऐसा नहीं करना, आपको खाली एक्सेस वेल्ड मेटल ही रिमूव करना है। वो ज्यादा रिमूव करके फिर डीप में चले जाएंगे और आपका वेल्डिंग कम हो जाएगा, वैसा आपको नहीं करना है। अब एक्चुअली ये वेल्ड मेटल को प्रेजेंट करता है तो मिनिमम जो वेल्ड मेटल है स्मूथ वाला उतना तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बट फॉर द वेरी थिक जॉइंट इट मे बी नेसेसरी टू सेवरल ट्रांसवर्स। अगर थिक जॉइंट है तो ज्यादा आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट पीस लेना पड़ेगा और उसको आपको टेस्ट मेथड पे यूज करना पड़ेगा और टेस्टिंग करना पड़ेगा ज्यादा टेस्ट पीस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेस्ट मेथड, टेस्ट स्पेसिमेन आर एक्यूरेटली मेजर्ड बिफोर टेस्टिंग। आपको सबसे पहले टेस्ट स्पेसिमेन को प्रॉपर तरीके से मेजर करना है वर्नियर कैलिपर्स से। यहाँ पे मैं वर्नियर कैलिपर्स क्लियर बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट डायमेंशन आपको चाहिए, डायमेंशन लेंथ विड्थ हाइट कितना है वो एग्जैक्ट एक्यूरेटली मेजर करना चाहिए। क्योंकि जब आप उसमें लोड लगाएंगे, उसके जो के अंदर पकड़ेंगे और उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन में खींचेंगे, तब यहाँ पे डायमेंशन प्लस और माइनस होंगे तो हम मेजर कर सकते हैं एक्चुअली कि पहले कितना था और बाद में कितना आया। वो आगे आएगा, मैं अभी समझाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर वर्ड है एक्यूरेटली मेजर बिफोर टेस्टिंग। टेस्टिंग होने से पहले आपको टेस्ट स्पेसिमेन को प्रॉपर तरीके से मेजर करना है। स्पेसिमेन आर फिटेड इनटू द जो ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन। टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन में ये जो टेस्ट पीस ऊपर मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे दिखाया है, उसको आपको जो के अंदर प्रॉपर तरीके से फिटअप कर देना है। यहाँ पे रेडियस थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, देख रहे हैं, चारों साइड रेडियस दिख रहा है, वहां पे जो के अंदर फिट कर देना है और फिर आपको उसमें लोड लगाना स्टार्ट करना है। सब्जेक्टेड टू द कंटिन्यूस इंक्रीजिंग द टेंसाइल फोर्स एंड द स्पेसिमेन फ्रैक्चर। तो आपको फिर धीरे धीरे वो लोड बढ़ाते जाना है। यहाँ पे डिजिटल मीटर भी अभी लेटेस्ट टेंसाइल टेस्ट मशीन भी आ गए हैं, उसमें आप जो के अंदर फिट कर देंगे, फिर धीरे धीरे वेट बढ़ा जो लोड बढ़ाते जाएंगे और धीरे धीरे वो खींचता जाएगा और कभी ना कभी वो बेल्ट मेटल में से टूटेगा। तो वो आगे आएगा, मैं समझाएगा कैसे होगा, क्या होगा, वो सब चीज जोग में कैसे फिटअप करना है वो आगे आएगा, अभी मैं बताता हूँ। The tensile strength Rm is calculated divide the maximum load of the cross section of the test specimen measured before testing। टेंसाइल स्ट्रेंथ Rm इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, टेस्ट is intended of the tensile strength joint and thereby show the basis for design and base metal property remain valid
क्राइटेरिया। ठीक है, अभी ये सब ठीक है, यहाँ पे तो हमको डिज़ाइन के हिसाब से होना चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, फिर हम वो जो कैसे फिटअप करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, इफ़ द टेस्ट स्पेसिमेन ब्रेक इन वेल्ड मेटल में से अगर टूटता है, उसमें एनविल में हमने पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको खींचा, दोनों जैसे कि हम टेंसाइल लोड लगाते हैं, दोनों साइड से टेस्ट पीस को खींचेंगे, खींचने के बाद अगर वेल्ड मेटल में से टूटा तो बेस मेटल का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा या उसका जो एग्जांपल के तौर पे 230 बेस मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो मिनिमम 230 से टूटना चाहिए, उससे कम टूटा तो प्रॉब्लम है, वो हम एक्सेप्ट नहीं ले सकते हैं। अगर ज़्यादा टूटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 240 पे टूटा, 250 पे टूटा तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 230 का हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट था और 229 पे टूटा तो दिस इज द प्रॉब्लम, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, वो बेस मेटल का जो ग्रेड के हिसाब से हमको सेक्शन 2A के ये में देखना है और उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। ओके, यहाँ पे मैं थिकनेस की बात करता हूँ। थिकनेस जो है कितना भी हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ जितना होता है मटेरियल का उतना ही होता है। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई मेरा 50 mm थिकनेस है और एक 100 mm थिकनेस है, तो दोनों में टेंसाइल स्ट्रेंथ में कोई फर्क पड़ेगा? तो ऑब्वियसली उसमें जो रिक्वायरमेंट है एज पर कोड, लेकिन उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको एज पर कोड रिक्वायरमेंट है वही आपको मिलेगा, उसमें ज़्यादा प्लस और माइनस दोनों में फर्क नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ सेक्शन जो 9 है उसमें पूरा डेप्थ में दिखाया है कि आपको 95% मिनिमम बेस मेटल वेल्ड मेटल बेस मेटल में से अगर टूटा तो बेस मेटल या वेल्ड फ्यूजन लाइन से टूटा, फ्यूजन जोन से टूटा, तो आपको 95% तक एक्सेप्ट, मतलब 5%, 95 प्लस 5 मतलब 100 हो गया, तो 5% तक आप नीचे जा सकते हैं। मतलब आप 200 हुआ, 200 आपको मिनिमम चाहिए एग्जांपल के तौर पे, और फ्यूजन लाइन से बेस में आपका वो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ पीस टूटा तो आपको 200 में से 5 प्लस 5 10, मतलब आपका 190 तक चलेगा, 191 तक भी चलेगा, लेकिन 189 नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपको देखना है। ऑल वेल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक टेस्ट पीस बनाया है, उसमें ओल्ड वेल्ड पूरा वेल्डिंग का टेंसाइल स्ट्रेंथ हमको चेक करना है, तो कैसे करना चाहिए? ये जो ऊपर जो वाला हमने डिस्कस किया हो ट्रांसवर्स टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया, अभी हम ऑल वेल्ड पूरा का पूरा वेल्डिंग कवर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा ही हमने वेल्डिंग कवर किया था, देख रहे हैं यहाँ फिगर में, यहाँ पे हमने एक साइड ही कवर किया था, यहाँ पे अभी हम नीचे की जो बात कर रहे हैं वो पूरा का पूरा वेल्ड मेटल जो है वो हम इसमें कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 33 गेज लेंथ है, यहाँ पे गेज लेंथ दिखाया है, और फिर हमारा मिनिमम पैरेलल लेंथ है, फिर रेडियस यहाँ पे है, फिर क्रॉस सेक्शन एरिया हमको मेजर करना है, डायमीटर ऑफ ये जो हमारा पीस है उसका भी हमको मेजर करना है। टेस्ट स्पेसिमेन जो है 100% हमको स्मूथ रखना है, उसमें स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, और टेस्ट पीस हमको जनरली लगा देना है जो के अंदर, जो वेल्डिंग मशीन है उसके जो के अंदर। फिर अभी मैं ये ग्राफ समझाने जा रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक लकड़ी के मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, टेस्ट मेथड कैसे टेस्ट मेथड होता है उससे। एक लकड़ी है, ठीक है, एक लकड़ी को मैं दो हाथों से बैंड करते जा रहा हूँ, बैंड करते जा रहा हूँ। पहले सीधा था, उसको धीरे धीरे दो हाथों से मैं दबाया और बैंड करते गया, बैंड करते गया, और बैंड करने में लकड़ी में कुछ आवाज आता है टूटने का, स्टार्टिंग ऑफ फ्रैक्चर। तो एकदम स्टार्टिंग, जैसे स्टार्टिंग में टूटने का आवाज आता है, एकदम स्टार्टिंग है, तब तो धीरे से आवाज आएगा, और वो जो पॉइंट है टूटने का जो स्टार्ट हुआ है वो पॉइंट है लोअर यील्ड पॉइंट। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ लोअर यील्ड पॉइंट, REL। मतलब वो लकड़ी को मैंने लिया, लकड़ी को लेने के बाद मैंने बैंड करना स्टार्ट किया और थोड़ा टूटने का आवाज आया, वो जो पॉइंट हुआ उसको बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। फिर धीरे धीरे फिर हम वेट बढ़ाने जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, फिर और ज्यादा आवाज आता है तो उसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, जरूरी नहीं है लोअर यील्ड पॉइंट और अपर यील्ड पॉइंट सेम, दोनों सेम भी हो सकता है। ठीक है, टूटने के बाद फिर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर लास्ट में टूटेगा, ऐसा भी हो सकता है। मैं लकड़ी का इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर तरीके से समझ में आया। ये यहाँ पे मैं टेस्ट पीस जो के अंदर फिट किया, फिर उसको मैं खींचता गया, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टूटना स्टार्ट होगा, टूटा नहीं है, टूटना स्टार्ट होगा, तो वो जो स्टार्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, फिर थोड़ा एनर्जी वो कवर करेगा, फिर वो टूटने का थोड़ा आवाज और ज्यादा आएगा तो उसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में
फिर क्या होगा, थोड़ा एनर्जी कवर करेगा, वो धीरे धीरे टूटना, अभी टूटेगा नहीं, और थोड़ा हमको खींचना पड़ेगा, फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां से फिर मेटल के दो पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जो दो पार्ट हो गए उसको बोलते हैं आर एम, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर एक ग्राफ, एकदम सिंपल ग्राफ है, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यील्ड किसको बोलते हैं, यील्ड और प्रूफ स्ट्रेस। ठीक है, पहले यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस स्पेसिमेन, स्ट्रेस स्पेसिमेन को कैसे होगा, specimen are subjected to the continuous increasing the force and same way to transverse tensile specimen are tested। ऊपर में जैसे हमने टेस्ट किया वैसे ही उसको सब्जेक्ट में रखना है, वो हैंड व्हील में फिटअप करना है, फिर धीरे धीरे खींचना स्टार्ट करना है, फोर्स बढ़ाना स्टार्ट करना है। ठीक है, यील्ड आर ई और प्रूफ स्ट्रेस आर मेजर्ड बाय मीन ऑफ एक्सटेंसोमीटर, extensometer that attached to the parallel length of specimen and able to accurate measure the intention of the gauge length and load is increased। अभी क्या करना है, आपने एक लकड़ी को पकड़ा, मतलब यहाँ पे मैं एग्जांपल एक लकड़ी का दे रहा हूँ या एक मेटल का दे रहा हूँ। एक मेटल आपने पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको खींचा, खींचने के बाद क्या होगा, उसका एक पॉइंट जो है वहां टूटना स्टार्ट होगा। तो वो जो टूटना स्टार्ट होगा उस टाइम पे आपको डायमेंशन, उसका लेंथ मेजर करना है। पहले आपने जब एक्यूरेट मेजर किया था, जब टेस्ट पीस बन गया था, उस टाइम पे आपने मेजर किया प्रायर टू यूज, प्रायर टू द लोडिंग आपने मेजर किया। फिर उसके बाद टूटना थोड़ा स्टार्ट हुआ, उसको लोअर हिल पॉइंट, फिर थोड़ा टाइम के बाद थोड़ा और टूटा तो उसको बोलते हैं अपर हिल पॉइंट। फिर थोड़ा वो एनर्जी हमको और लगाना पड़ेगा, लगाते लगाते एक टाइम ऐसा आएगा उसका दो पार्ट हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं आर एम, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो वो जो हो गया वो सभी टाइम पे आपको मेजरमेंट करने जाना है, उसका लेंथ हर टाइम पे आपको मेजर करना है। आर ई एल मतलब लोअर यील्ड पॉइंट जब आता है, जब टूटना स्टार्ट होता है उस टाइम पे भी आपको मेजर करना है लेंथ और एरिया। उसके बाद आर ई एच अपर यील्ड पॉइंट आता है, उस टाइम पे भी आपको मेजर करना है उसका लेंथ और एरिया। उसके बाद आर एम जो अल्टीमेट टाइम है उसके दो पार्ट हो जाते हैं, उस टाइम पे एकदम पहले दो पार्ट होने से जस्ट पहले उसको मेजर कर लेना है, उसको बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का। फिर हमको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फोर्स अपॉन एरिया करेंगे तो हमको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल जाएगा। फोर्स आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो हमारा डिजिटल मीटर है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन है, उसमें हमको पता चलेगा कि इतना फोर्स लगाया, और एरिया हमने ऑलरेडी लेंथ विड्थ हमने मेजर करेंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा, तो हमको आर एन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ। हाँ, दूसरी बात, अभी ये जो है वो लोड एक्सटेंशन कर्व एंड स्टिल दैट आर शोन रिस्ट्रिक्टेड यील्ड पॉइंट इन इलास्टिक लिमिट। अभी ये जो इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट की जो आर एम है उसको इलास्टिक लिमिट, ये जो हमारा लेंथ चेंज हुआ थोड़े से आर ई एल टू आर ई एच, उसका जो लेंथ चेंज हुआ उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। वो थोड़ा टाइम लेता है, जैसे चिंगम, चिंगम को हम खींचेंगे खींचेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा वो खींचता जाएगा खींचता जाएगा, फिर एक टाइम आएगा जिसके दो पार्ट हो जाएंगे, वो अलग हो जाएगा चिंगम। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे है, वो जो मेजर होता है लेंथ उसको इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, लोड एक्सटेंशन फॉर कर्व स्टील एंड अदर मेटल डज नॉट रिस्ट्रिक्टेड यील्ड पॉइंट प्रूफ रूफ स्ट्रेंथ और मेजर ऑन द इलास्टिक लिमिट। अभी इससे हम डक्टिलिटी भी मेजर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि भाई हम लोग पहले जब टूटने से पहले हम लेंथ मेजर करते हैं और लास्ट में टूटने की कगार में होता है, एक दो दो पार्ट होने का टाइम रहता है, उस टाइम पे हम लेंथ मेजर कर लेते हैं, तो हमको इलास्टिसिटी कोई गेज का लेंथ हम मेजर करके भी इलास्टिसिटी भी मेजर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ फिगर दिखाया है, मैं अभी जितना भी समझाया ओरिजिनल गेज लेंथ एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड गेज लेंथ ऑफ द फेलर एंड और ओरिजिनल डायमीटर, वो सब चीज के बारे में यहाँ पे डेप्थ में दिखाया है, तो हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। फिर हमको क्या करना है, इलास्टिसिटी मेजर करना है, तो हमका हमारा फॉर्मूला पता है कि डेल्टा एल माइनस एल बाई डेल्टा एल, ऐसा करके हम इलास्टिसिटी भी मेजर कर सकते हैं। यील्ड मेजर करना है तो फोर्स अपॉन एरिया करेंगे, तो अपर यील्ड लोअर यील्ड ये सब मिल जाएगा, लेंथ तो हमारे पास है ही। और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर करना है तो लेंथ टोटल हमने जो कट गया है टूट गया है उस टाइम पे मेजर कर लेंगे। दोनों को मिला के भी मेजर कर सकते हैं, दोनों को मिला के ठीक मेजर कर लेना है, और हमारा एरिया उस टाइम पे मेजर कर लेंगे। और फोर्स कितना है वो मशीन में दिखाया ऑलरेडी, तो उसके हिसाब से भी आप मेजर कर सकते हैं। एक मिनट में एक क्वेश्चन यहाँ से छूट गया है तो वो मैं ले लेता हूँ।
डक्टिलिटी भी मेजर कर सकते हैं, इलास्टिसिटी भी मेजर कर सकते हैं, मटेरियल का यील्ड भी चेक कर सकते हैं और प्रूफ स्ट्रेस भी मेजर कर सकते हैं। तो आपको ये सब चीज आंसर देना है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन आएगा तो ऑल ऑफ अबव भी आपको आंसर देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट टफनेस टेस्ट। इम्पैक्ट टफनेस टेस्ट क्या है? अभी जो टाइटेनिक है, टाइटेनिक क्यों टूटा? उसका रीजन यही है कि वो लो टेम्परेचर में चला गया। उस टाइम पे इम्पैक्ट प्रॉपर्टी ऐसा कुछ नहीं था, लोगों को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं था। जब अवेयरनेस हमको पता चला कि लो टेम्परेचर में मटेरियल का बिहेवियर कुछ डिफरेंट हो जाता है। हाँ ठीक है, हमारा ऊपर का टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, या 0 डिग्री से अबव टेम्परेचर है, या 50 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री या 500 डिग्री में हमको पता चल गया कि टेंशन चेक कर लिया। लेकिन माइनस में अगर टेम्परेचर जाता है, उस टाइम पे क्या कांड होगा, उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम होगा, मटेरियल कैसा बिहेव करेगा, उसके बारे में हमको पहले पता नहीं था। इसके बाद ये जो टाइटेनिक टूटा, उसके बाद में हम लोग जो इम्पैक्ट टफनेस है उसका इनोवेशन हुआ कि माइनस टेम्परेचर में कितना एनर्जी यूज होता है, मटेरियल का बिहेवियर कैसा होता है, कितना एनर्जी पे मटेरियल टूटता है, कितना माइनस टेम्परेचर। सबका मटेरियल का अपना अपना क्राइटेरिया है। कुछ -20 पे टूट जाता है, कुछ -30 पे टूट जाता है, कुछ -50 पे टूट जाता है, कोई -196 पे भी स्टेनलेस स्टील है। एज पर कोड में आज कोड पढ़ रहा था, उसमें क्लियर लिखा कि एसएस जो स्टेनलेस स्टील है वो -196 डिग्री तक भी बिहेव क्लियर करता है, उसके बाद वो टूटने का स्टार्ट होता है। तो वो भी हो सकता है। तो माइनस में अगर हम जाएंगे, लो टेम्परेचर में जाएंगे, तो इम्पैक्ट टफनेस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसकी वजह से हम इम्पैक्ट टफनेस के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। 4P-V0 टेस्ट। अभी देखो, इम्पैक्ट टेस्ट के लिए और इम्पैक्ट टफनेस टेस्ट का एक दूसरा नाम है 4P-V0 टेस्ट भी उसको बोलते हैं, ठीक है। दिस हैव बिकम अ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड। ये जो है, ये 4P-V0 टेस्ट है, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड है, वो बहुत फेमस मेथड है 4P-V0 टेस्ट, ठीक है। आगे आएगा, मैं बताएगा। मेथड असाइनिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिटल फ्रैक्चर बाय द मेजरिंग द एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑफ द प्रोपिंग and crack from the sharp notch and standard size of specimen subjected to the impact load। impact load में हम डालेंगे, जब माइनस टेम्परेचर में हमारा टेम्परेचर जाएगा, तब वेल्ड मेटल जो है, हमारा वेल्ड मेटल है, वो ब्रिटल फ्रैक्चर होना स्टार्ट होगा, क्योंकि उसका वहां पे बिहेवियर चेंज होता है मटेरियल का। और वो जो ब्रिटल फ्रैक्चर होगा, वो एनर्जी को हम मेजर करेंगे कि कितने -डिग्री पे हो गया और कितना एनर्जी पे गया, वो मेजर करके हम इम्पैक्ट टफनेस मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिजाइन इंजीनियर नीड टू एंश्योर दैट टफनेस ऑफ द स्टील यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर आइटम हाई इनफ टू अवॉइड द ब्रिटल फ्रैक्चर टू सर्विस। हम डिजाइन इंजीनियर को ये तो देखना ही है कि सर्विस कंडीशन में ब्रिटल फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। अगर हमारा माइनस टेम्परेचर पे भी जाता है, तो वैसा मटेरियल आप सिलेक्ट करो ताकि हमारा माइनस टेम्परेचर कुछ लिमिट तक जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, डिजाइन फेल होने का चांसेस कम हो जाता है। इसी की वजह से डिजाइनर जो है उसको इम्पैक्ट टफनेस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। So impact tests are tested to the temperature related to the design temperature of the fabrication component। इसके लिए हमको टेम्परेचर मेजर करना चाहिए, ठीक है। कार्बन मैंगनीज जो स्टील है उसमें शार्प चेंज होगा और ब्रिटल फ्रैक्चर जो है वो लोअर टेम्परेचर में हमको मेजर करना पड़ेगा। सो दैट द स्टील में हैव अ वेरी गुड टफनेस एम्बिएंट टेम्परेचर में शो द एक्सट्रीमली ब्रिटल एट 0 टेम्परेचर एंड इज फॉलोइंग फिगर। मतलब यहाँ पे अगर 0 टेम्परेचर से नीचे जाएगा तो मटेरियल का बिहेवियर कैसे चेंज होगा, उसके बारे में ये देखो, एक ग्राफ के आपको माइंड में फिट कर लो। आपको भले ही एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप ये जो ग्राफ है उसको क्लियर तरीके से आप माइंड में सेट कर लो। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है वो आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये ग्राफ से, कि ट्रांजिशन रेंज किसको बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर रेंज किसको बोलते हैं, और हमारा डक्टाइल ब्रिटल ट्रांजिशन पॉइंट क्या होता है, और हमारा कितना एनर्जी जूल। ये जो ग्राफ है वो टेम्परेचर टेम्परेचर -डिग्री पे जा रहा है वो, और हमारा एनर्जी जो 47 जूल है, 28 जूल है, 25 जूल है, जो भी है, एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, ठीक है। टेस्टिंग टेम्परेचर डिग्री इन सेल्सियस। 3 स्पेसिमेन आर नॉर्मली टेस्टेड इन ईच टेम्परेचर। हमारा हर टेम्परेचर है, अगर आप 0 डिग्री पे ले रहे हैं तो आपको तीन टेस्ट पीस लेना पड़ेगा। -10 डिग्री पे ले रहे हैं तो 3 टेस्ट पीस, -20 पे तो तीन टेस्ट पीस। यहाँ पे क्लियर लिखा है, देखिए। 3 स्पेसिमेन आर नॉर्मली टेस्टेड ऑन एट ईच टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको घुमाने का कोशिश करेगा क्वेश्चन कि भाई हमारा हर टेम्परेचर में एक टेस्ट पीस लेगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आपको क्लियर आंसर देना है नो।
नो, नॉट एक्सेप्टेड, बिकॉज हर टेम्परेचर पे आपको 3 स्पेसिमेन लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर दिखाया। द ट्रांजिशन टेम्परेचर इज डिफाइंड इन टेम्परेचर एंड मिडवे बिटवीन द अपर शेल्फ एंड द लोअर शेल्फ ब्रिटल ट्रांसमिशन एंड -20 डिग्री। अभी ठीक है, मैं अभी ये ग्राफ समझाता हूँ। सबसे पहले आपने एक टेस्ट पीस लिया, टेस्ट पीस लेने के बाद उसका डायमेंशन, लेंथ, विड्थ सब आपने मेजर कर लिया। उसके बाद उसका टेम्परेचर माइनस करना है। वो एक इमर्शन चैम्बर होगा या फिर आपके पास जो भी है, फ्रीजर रहेगा, जो भी XYZ, आपको पहले 0 डिग्री करना है, 3 पीस, फिर उसको लेना है, फिर एनविल में फिटअप करना है, ठीक है। ये एनविल भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये एनविल है, ठीक है। ये यहाँ पे एनविल दिखाया है। मैं आपको जल्दी जल्दी बोल देता हूँ क्योंकि वीडियो फिर लेंथ में बढ़ जाएगा, इसकी वजह से मैं अभी जल्दी बोल देता हूँ कि अब सबसे पहले आपको टेस्ट पीस लेना है। टेस्ट पीस को आपको माइनस टेम्परेचर करना है। माइनस टेम्परेचर करने के बाद फिर एनविल में रखना है, फिर मारना है। टूटा तो ठीक है, फिर 3 बार तोड़ना है और 3 पीस लेके फिर तोड़ना है। नहीं टूटा तो वो एक पॉइंट मेजर कर लेना है कि हाँ, इतना एनर्जी पे भी हमारा टेस्ट पीस नहीं टूटा, ठीक है। फिर आपको माइनस और टेम्परेचर -10 डिग्री जाना है, उसका टेस्ट पीस फिर रखना है एनविल में, फिर मारना है, फिर नहीं टूटा तो वो टेम्परेचर मेजर कर लेना है, कितना एनर्जी पे भी नहीं टूटा वो मेजर कर लेना है। फिर आपको माइनस में जाना है, सेम एनर्जी लगाना है, फिर टूटता नहीं है तब भी, अगर टूट गया है तो फिर धीरे धीरे आपको ऐसे ग्राफ बनेगा। देख रहे हैं यहाँ पे कि -47 डिग्री पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे जैसे ही माइनस पे जाता जा रहा है वैसे आपका एनर्जी कम होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले 47 जूल है, उससे ऊपर डक्टाइल फ्रैक्चर जो होता है। डक्टाइल फ्रैक्चर क्या, देखो मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, ब्रिटल फ्रैक्चर इंक्रीज, डक्टाइल फ्रैक्चर डिक्रीज। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। डक्टिलिटी इंक्रीज, डक्टाइल फ्रैक्चर डिक्रीज, डक्टिलिटी इंक्रीज, डक्टाइल ब्रिटल डिक्रीज, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ब्रिटलनेस कम होगा, डक्टाइल बढ़ेगा, डक्टाइल बढ़ेगा तो ब्रिटलनेस उसके हिसाब से कम होता जाएगा, और ब्रिटलनेस ज्यादा होगा तो डक्टाइल फ्रैक्चर भी कम होगा, ठीक है। आपको ये फंडा याद रखना है, ये क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, when ductility is increased our brittleness is below, increase decrease ऐसा करके। अगर डक्टिलिटी इंक्रीज होता है तो ब्रिटलनेस उसका भी इंक्रीज होता है, हाँ इंक्रीज होता है। और डक्टिलिटी अगर हमारा कम होता है, जैसे ही कम होता जाता है ब्रिटल फ्रैक्चर भी कम होता जाता है, ठीक है। मैं गलत बोला, अभी यहाँ पे आपने वापस करेक्शन किया है, आप याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले आपका मेटल है, वो उसको 0 डिग्री पे रखा, उस टाइम पे ज्यादा उसके पास एनर्जी होगा और हमको तोड़ने में भी ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। फिर माइनस पे लेके गए, माइनस पे लेके गए, माइनस पे लेके गए, फिर -40 तक लेके गए। तो अब देखो यहाँ पे एनर्जी कम होता जा रहा है, देख रहे हो 27 जूल आ गया, -30 पे भी 27 जूल आ गया है। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, शायद लोगों को दिख रहा होगा कि भाई -30 पे -28 जूल आ गया। तो अब देखिए टेम्परेचर कम होता जाता है, माइनस में जाता है, वैसे आपका एनर्जी कम होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये चीज भी आपको एक गौर करने की बात है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। वो एनविल में आपने फिटअप किया, एनविल में फिटअप करने के बाद तोड़ा, फिर आप धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके 2 पार्ट हो जाएंगे। ब्रिटल फ्रैक्चर जो लोग 3.2 का एग्जाम दे रहे हैं, 3.1 के बाद 3.2 का एग्जाम जो लोग देते हैं, उसको ये ज्यादा ब्रिटल फ्रैक्चर प्रैक्टिकल आएगा। ब्रिटल फ्रैक्चर करके आपको एक टेस्ट शीट दे दिया जाएगा, उसका ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा आपको। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर पूरा ब्रीफली डिस्कस करना पड़ेगा और राइटिंग में डिस्कस करना पड़ेगा थियोरेटिकली कि भाई दिस इज ब्रिटल फ्रैक्चर कैसा बिहेव करता है, कौन से मेटर में कितना टेम्परेचर पे आपका ब्रिटल फ्रैक्चर बिहेव किया, और माइनस डिग्री में कितना गया, और उसका कितना जूल यूज करना पड़ा। वो सब चीज के बारे में आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 3.2 का एग्जाम दे रहे तो अभी टेस्ट पीस कैसे बनाना है। टेस्ट पीस का यहाँ पे दिखाया है 55 mm का लेंथ है, और उसमें वी बनाया है 45 डिग्री का, और उसका mm है 0.25 mm का उसका लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे ग्रूव बनाया है, और 10 mm विड्थ और लेंथ वो सब दिखाया है यहाँ पे, उसके हिसाब से आपको टेस्ट पीस बनाना पड़ेगा। फ्यूजन लाइन है +2 mm, ये जो यहाँ पे दिखा है फ्यूजन लाइन है, उसका +2 लेंगे तो थोड़ा और ज्यादा जाएंगे, +5 लेंगे तो और थोड़ा ज्यादा जाएंगे, ऐसा करके जनरली वेल मेटल में से ज्यादा टूटने का चांसेस रहता है ब्रिटल फ्रैक्चर, ठीक है। ब्रिटल फ्रैक्चर वहां से होने का चांसेस रहता है। अभी दूसरी बात, मैं आपको इसमें भले ही नहीं लिखा है लेकिन मैं एक चीज बोल देता हूँ, जब आप टेम्परेचर कम होते जाएगा आपका मेटल का, आप मेटल का कम टेम्परेचर करके फिर मेटल का उसमें क्या होगा, जब आप
आपका पार्टिकल साइज है वो बड़ा होता जाएगा। मेटल टेम्परेचर कम होता जाएगा, माइनस में जाता जाएगा, वैसे पार्टिकल साइज वो बड़ा बड़ा होता जाएगा। बड़ा बड़ा होने की वजह से उसके बीच में दो दो जो दो दो पार्टिकल है उसके बीच में गैप बढ़ जाएगा, और गैप बढ़ जाएगा तो फिर उसका फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स कम होगा तो फिर मतलब बॉन्ड कम हो जाएगा। बॉन्ड अगर लोअर हो जाएगा तो जल्दी से टूटेगा। इसी की वजह से लो टेम्परेचर में कम एनर्जी यूज करना पड़ता है मेटल को तोड़ने के लिए। तो वो हो गया ब्रिटल फ्रैक्चर का बिहेवियर ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल का बिहेवियर हो गया। हैमर से भी कोई कोई लोग हैमर से भी यूज करते हैं, तो वहां पे भी लिखा है कि कोई कोई हैमर यूज करता है, कोई पॉइंटर यूज करते हैं, तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट की क्लियर दिखाया है, एकदम सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें हार्ड हॉर्ड नहीं है। माइनस आपको एक चीज याद रखना है कि आपको टेम्परेचर माइनस रखना है। आप तुरंत माइनस 10 डिग्री माइनस रखना है। फिर आप एक इमर्सन टैंक जो है उसमें आपका पीस है उसको रखेंगे, फिर उसका -10 डिग्री आ जाएगा, फिर तुरंत लेके तुरंत लगाना है। फिर आप 5-10 मिनट कर देंगे तो टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जनरली -डिग्री पे अगर बिहेवियर आपको देखना है तब आपको जनरली आपका जो मेटल है उसको माइनस ही रखना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, अभी ये बात हो गया हमारा इम्पैक्ट टफनेस का। लेकिन उससे हम देखिए, हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ देखा था, उसमें डक्टिलिटी भी चेक कर सकते हैं, यील्ड भी चेक कर सकते हैं, इलास्टिसिटी चेक कर सकते हैं, ये सब चेक करते हैं। लेकिन ब्रिटल फ्रैक्चर हम चेक करते हैं, ब्रिटल टेस्ट करते हैं। ब्रिटल फ्रैक्चर में हम लोग ज्यादातर हम यहाँ पे लेटरल एक्सपांशन भी हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि भाई ब्रिटल फ्रैक्चर में हम लेटरल एक्सपांशन, तो देखो हैमर मारा लेकिन मटेरियल टूटा नहीं, तो मटेरियल टूटा नहीं तो थोड़ा कम हो जा उसका जो यहाँ पे हैमरिंग इफेक्ट की वजह से या एनविल की इफेक्ट की वजह से थोड़ा अंदर चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं ए एंड बी, उसको बोलते हैं लेटरल एक्सपेंशन। वो थोड़ा दब गया वहां से, ठीक है, और दूसरी साइड से बाहर निकल गया, तो उसी को बोलते हैं लेटरल एक्सपेंशन। कितना हुआ वो भी आपको मेजर करना चाहिए। और जनरली सेक्शन 2 पे आप देखेंगे तो इम्पैक्ट टफनेस के साइड में थोड़ा लेटरल एक्सपेंशन भी दिया है, टेंसाइल स्ट्रेंथ के बगल में यील्ड भी दिया है, ठीक है। तो वो सब चीज आपको एलोंगेशन भी वहां पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। Each test result is recorded and average value calculated in, देखो अभी 3 टेस्ट पीस, हर टेम्परेचर में आपने बोला कि 3 टेस्ट पीस लेना है, तो तीनों का अलग अलग बिहेवियर हुआ, तो उसमें कौन सा लेना है, तो तीनों में से जो एवरेज जो वैल्यू रहता है वही हमको लेना है, जूल और टेम्परेचर का। कि भाई एवरेज मुझे 28 जूल यूज करना पड़ा यार, एवरेज मुझे पहले 28, बीच में 30, उसके बाद 32, तो आपको एवरेज जो 30 होता है वो यूज में, मतलब आपका एनर्जी वो गिना जाएगा 30, एवरेज जो है 30 वही गिना जाएगा। मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये तीनों का आपको एवरेज लेना है, हर टेस्ट पीस हर टेम्परेचर का एवरेज लेना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कंपेयर दिस स्पेसिफाइड बाय द एप्लीकेशन स्टैंडर्ड एंड क्लाइंट एस्टैब्लिश वेदर द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट हैज बीन मीट। क्लाइंट का अगर कोई अलग रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से भी आपसे बढ़ना पड़ेगा। After the impact testing, examination of the test specimen provide the additional information about their toughness characteristics and may be added to the test report. आपको टेस्ट रिपोर्ट में भी कुछ एक्स्ट्रा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी ऐड करना है। जैसे कि इम्पैक्ट टफनेस के बाद एग्जामिनेशन ऑफ टेस्ट प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन, टफनेस कैरेक्टरिस्टिक उसका, फिर उसका लेटरल एक्सपेंशन, फिर उसका बिहेवियर, फिर कभी कभी उसका स्मूथनेस कैसा हुआ, अगर आपका टेस्ट टूटा तो टूटने के बाद वो कैसा स्मूथ ग्राइंड है, वो सॉरी स्मूथ है, या फिर वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, और उसका क्रैकिंग प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, एकदम क्लियर तरीके से विजिबल है, और उसके अंदर भी पपड़ी के साथ भी टूटा है कि नहीं, वो सब चीज आपको टेस्ट रिपोर्ट में लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज क्रिस्टलिटी, ओके, क्रिस्टलिनिटी, okay, the percentage of the fracture phase of the crystallinity appearance with the indent and brittle fracture 100% indicate complete brittle fracture। क्रिस्टलिटी उसका प्रॉपर है तब हमको 100% ब्रिटल फ्रैक्चर बिहेव उसका पता चलेगा। ये क्रिस्टलिटी, क्रिस्टलाइन, आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। लेटरल एक्सपेंशन, लेटरल द इंक्रीज द विड्थ ऑफ द बैक ऑफ द स्पेसिमेन behind the notch or indicate behind the larger of the value tough of the specimen।
तो ये आपको यहाँ पे लेटरल एक्सपेंशन भी मेजर करना है। ये जो है यहाँ पे लेटरल एक्सपेंशन है वो मेजर टेप से या वर्नियर कैलिपर से आपको इजीली पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर से यूज करो और तुरंत आप मेजर करो और लेटरल एक्सपेंशन आपको पता चल जाएगा। The specimen that exhibits the extreme brittleness will show the clean break। देखो clean break आपका वर्ड यहाँ पे है, वो क्वेश्चन में घुमा के आपको पूछ सकता है। clean break होता है और both have the specimen having complete fracture phase and little or no lateral और नो लेटरल एक्सपेंशन। मतलब अगर क्लीन टूटता है तो उसमें लेटरल एक्सपेंशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, एकदम से टूट जाता है तो उसमें लेटरल एक्सपेंशन आपको नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। यही यहाँ पे कहना चाहता है। द स्पेसिमेन दैट एक्सिबिट द वेरी गुड टफनेस विल शो द स्मॉल डिग्री ऑफ क्रैक एक्सटेंशन। एकदम अच्छा सा टफनेस है वो कैसे हमको पता है, एकदम शार्प रहेगा, शार्प क्रैक रहेगा और एकदम स्मॉल और शार्प क्रैक रहेगा, उससे हमको पता चल जाएगा। और हाई वैल्यू ऑफ लेटरल एक्सपेंशन विदाउट फ्रैक्चर विद हाई वैल्यू ऑफ लेटरल एक्सपेंशन इसमें ज्यादातर नहीं होगा और तुरंत टूटेगा तो उसको बोलते हैं गुड बिहेवियर ऑफ टफनेस। मतलब वो जो पॉइंट है वहां पे आपका जो मटेरियल का टफनेस वैल्यू है वो लिमिट वाला है कि -30 डिग्री पे तुरंत टूट गया तो -30 डिग्री वो मटेरियल आपका काम करेगा, -31 पे वो काम नहीं करेगा, ठीक है। वहां पे एक क्लियर बात होता है, ऐसा होना चाहिए। वो एक्चुअली एएसटीएम आप ब्रिटलनेस आप देखेंगे तब भी उसमें आपको डेप्थ में ज्यादा पता चलेगा। हार्डनेस, हार्डनेस का ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको रट्टा डाल देना है, यही क्वेश्चन यही उसका डेफिनेशन आपको याद ही रखना है। ये डेफिनेशन लाइन बाय लाइन क्वेश्चन में पूछा जाएगा और आपको नीचे का आंसर देना रहेगा, या फिर ऊपर हार्डनेस रहेगा और नीचे आपको डेफिनेशन में कुछ चेंजेस वर्ड कर देंगे तो आपको क्वेश्चन आएगा। तो ये याद रखना है। हार्डनेस ऑफ द मेटल इज इट्स रेजिस्टेंस टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। रेजिस्टेंस टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये आपको याद ही रखना है। आपको याद रहता है तब भी ठीक है, नहीं रहता है तब भी ठीक है, आपको रट्टा मार देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ही, आपको ये डेफिनेशन पूरा ऊपर दिया जाएगा और नीचे में आंसर दिया जाएगा। ऑल ऑफ द अबव भी आ सकता है, नॉट एक्सेप्ट भी आ सकता है और हार्डनेस टेस्ट में भी कोई भी क्वेश्चन आंसर आ सकता है। तो ये आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है। हार्डनेस ऑफ द मेटल इज इट्स रेजिस्टेंस टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। लाइक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है, उसी को बोलते हैं हार्डनेस। दिस इज डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग द रेजिस्टेंस इंडेंटेशन बाय द पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडेंटर। यहाँ पे 3 टाइप के इंडेंटर है, वो आगे आएगा तो मैं बताएगा। और 3 टाइप के हमारे हार्डनेस के टेस्टिंग मेथड है, ठीक है। और steel well made hardness above the certain maximum may be susceptible to crack either during the fabrication in service and welding procedure qualification testing, and certain still applicable requirement of the hardness surveyor ensure that there are no region exceed maximum specific hardness। आपको मैक्सिमम से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे आपको 230 हार्डनेस मैक्सिमम है तब आप 231 नहीं ले सकते, आपको कम होगा तो वेल एंड गुड, लेकिन ज्यादा आप नहीं जा सकते। टेंसाइल स्ट्रेंथ में अलग है, टेंसाइल स्ट्रेंथ में आपको जितना ज्यादा है वो अच्छा है, इम्पैक्ट टफनेस में जितना कम है वो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हार्डनेस जो है वो आपको क्लियर याद रखना है, मैक्सिमम तक होता है। मिनिमम वेल एंड गुड, मैक्सिमम से भी ज्यादा होगा तो वो नॉट एक्सेप्टेबल। 250 आपको बोला गया कि हार्डनेस पीएस का 250 रखना है तो आप 251 नहीं ले सकते, 252 नहीं ले सकते, 300 नहीं ले सकते, आप 249 तक 250 तक ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है। स्पेसिमेन प्रिपेयर्ड द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड कैन बी यूज्ड फॉर द टेकिंग अ हार्डनेस मेजरमेंट वेरियस पोजीशन ऑफ द वेलमेट एंड रिफर द हार्डनेस सर्वेयर। हार्डनेस सर्वे, ओके। 3 टाइप के हार्डनेस टेस्ट है, विकर हार्डनेस, रॉकेल हार्डनेस और ब्रिनर हार्डनेस। विकर हार्डनेस में क्या होता है, यूज द स्क्वायर बेस्ड डायमंड पिरामिड इंडेंटर। स्क्वायर बेस्ड डायमंड पिरामिड इंडेंटर होगा, उसी को विकर हार्डनेस में यूज किया जाएगा और उसको बोलते हैं विकर हार्डनेस। रॉकेल हार्डनेस में यूज डायमंड कॉन इंडेंटर स्टील बॉल। कॉन इंडेंटर आगे या पेन जो हमारा है, हमारा बॉल पेन है उसके आगे जो पॉइंट रहता है राउंड वाला, तो वैसे वो बॉल इंडेंटर होगा तो उसको बोलते हैं रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। ब्रिनर हार्डनेस में बॉल इंडेंटर होगा
ओके, आगे आएगा तो मैं समझाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे 3 टाइप के हार्डनेस है, विकर हार्डनेस, लोकल हार्डनेस और मिनरल हार्डनेस टेस्ट। ये तीनों टेस्ट अलग-अलग जगह पे यूज़ होता है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट सॉरी ये हीट अफेक्टेड ज़ोन या रेड मेटल या बेस मेटल में कौन-सा किसमें यूज़ करना है, उसके बारे में आगे डेप्थ में आएगा, मैं बोलता हूँ। The hardness value being given by the size of the indenter produced under the standard load, and smaller indenter is harder the metal। अगर स्मॉल इंडेंटर पड़ा तो मेटल जो है हार्डर हो गया, ज्यादा पड़ा तो बहुत अच्छा है। तो हार्डनेस वैल्यू बीइंग गिवन द साइज ऑफ द इंडेंटर प्रोड्यूस अंडर द स्टैंडर्ड लोड, हमको स्टैंडर्ड लोड अप्लाई करना है, ठीक है। स्मॉलर इंडेंटर हार्डर द मेटल, अगर स्मॉल उसमें इम्प्रेशन आया, यहाँ पे देखिए ये जो है स्मॉल इम्प्रेशन आया तो वो मटेरियल है वो हार्ड है, अगर ज्यादा आया तो वो मटेरियल गुड है, हार्डनेस उसका ज्यादा है। अगर स्मॉल आया तो हार्डनेस उसका कम है, यहाँ पे ये आपको चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे होता है, कैसे हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखिए विकर मेथड टेस्ट, यहाँ पे एग्जांपल दिया है फॉलक्रॉम, और स्पेसिमेन यहाँ पे दिखाया है, और डायमंड पैरामिन इंडेटर है, नीचे से हमको लोड है उसको खींचना है, खींच के एक हाथ से हम खींचेंगे, फिर उसको तुरंत छोड़ेंगे तो तुरंत स्पेसिमेन के ऊपर पड़ेगा, और उसको हमको मेजर करना है d इज इक्वल टू d1 + d2/2, ऐसा करके मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। d इज इक्वल टू d1 + d2/2, ऐसा करके हमको मेजर करना है, और वो जो मेजरमेंट है एक चार्ट दिया गया है, वो चार्ट में हमको कंपेयर करके देखना है कि भाई इसका हार्डनेस कितना है। d इज इक्वल टू एग्जाम्पल के तौर पे 80 आया या 40 आया या 30 आया, चलो 30 आया, तो 30 जो आता है तो हमारा एक हार्डनेस का एक चार्ट रहता है, वो चार्ट में देखना है, और वो चार्ट में देखने के बाद फिर हमको वहाँ पे लाइन बाय लाइन चेक करना है कि हाँ ये चार्ट में 30 है, 30 d इज इक्वल टू 30 आया, तो 30 के हिसाब से हमको मेजर करना है कि हाँ यहाँ पे हार्डनेस आया इतना। वहाँ पे एक कंप्लीट एक स्टैंडर्ड चार्ट है, ठीक है। ये वेरी ओल्ड मेथड है, जनरली हम इसको कम यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि अभी डिजिटल मीटर आ गए, पेन टाइप के मीटर, जो पेन जो हाथ में एक जेब में रखो, तुरंत जाओ और ऑन जॉब पे चेक करो और सीधा डिजिटल मीटर में दिखा देगा, पेन टाइप, ठीक है। तो वैसा भी हम जनरली ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज में वो कुछ बोलते हैं कि ऐसा एक्सेप्ट नहीं है, हमको इंडेंटर के हिसाब से ही करना है, तो वो ज्यादातर लोग ऐसा भी यूज करते हैं, ठीक है। बोथ द विकर एंड ब्रिनल हार्डनेस आर सुटेबल कैरिंग आउट द हार्डनेस सर्वे ऑफ द स्पेसिमेन प्रिपेयर द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ वेल्ड मेटल। मतलब क्या हुआ, ब्रिनल एंड वेस्टर हार्डनेस और वेल्ड मेटल का जब हमको हार्डनेस करना पड़ेगा उस टाइम पे यूज होता है। टिपिकल हार्डनेस सर्वे रिक्वायर्ड, देखो यहाँ पे मैं इतना चीज बोल दिया, उतना मतलब ये नहीं है कि इतना है, वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है विकर और ब्रिनल हार्डनेस है वो वेल्ड मेटल प्रॉपर्टी हार्डनेस चेक करने में यूज होता है कि नहीं होता है, आपको वेल्ड मेटल की जगह पे हीट अफेक्टेड जोन डाल देगा, तो आपको इसके हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। A typical hardness survey required the indenter measured the hardness in the base metal both sides of weld. Okay. Typical hardness survey required indenter measured the hardness on base metal. Base metal में दोनों साइड चेक करना पड़ेगा, एक साइड चेक करके आप चल जाएगा तो नहीं चलेगा, ठीक है, दोनों साइड आपको चेक करना पड़ेगा। और वेल्ड मेटल जो है एंड अक्रॉस द हीट अफेक्टेड जोन भी आपको चेक करना पड़ेगा, वो भी बहुत साइड में, एक साइड पे चेक किया तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। हाँ, एक बात अलग है कि आपका पाइप का साइज स्मॉल है तो फिर आप दोनों साइड चेक कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है एक साइड, तो वो एक अलग मैटर है कि आपको ज्यादा स्टेप लेना पड़ेगा, ज्यादा जगह पे आपको चेक करना पड़ेगा, वो मैटर अलग है, ठीक है। यहाँ पे बेज मेटल का अगर आप चेक करते हैं तो आप प्लेट है तो दोनों साइड चेक करना चाहिए, और बेज मेटल में भी और हमारा वेल्ड मेटल में भी, अगर आप वेल्ड मेटल का चेक करें तो वेल्ड मेटल का भी और हीट अफेक्टेड जोन का भी, ऐसा करके बहुत साइड में चेक करना चाहिए, एक ही साइड से चेक करना नहीं चाहिए, तो हमको जनरली गलत भी इंफॉर्मेशन मिल सकता है इसके वजह से। द ब्रिनल मेथड गिव्स द इंडेंटर और द लार्ज एक्यूरेट मेजर हार्डनेस ऑफ द स्पेसिमेन रीजन हीट अफेक्टेड जोन एंड मेनली यूज द मेजर द हार्डनेस बेस मेटल। दे देखो ब्रिनल हार्डनेस मेटल ब्रिनल मेथड है और हीट अफेक्टेड जोन में मेनली यूज होता है, देख रहे हैं यहाँ पे heat affected zone and mainly used to measure the hardness of base metal। तो ब्रिनल हार्डनेस यहाँ पे हीट अफेक्टेड जोन का भी आप कर सकते हैं और बेस मेटल का भी कर सकते हैं, वेल्ड मेटल के लिए जनरली विकर हार्डनेस यूज होता है, ठीक है। तो आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। विकर हार्डनेस शोन इज बिलो,
टिपिकल हार्डनेस सर्वे ऑफ द वीकर हार्डनेस इंडेंटर बिलो। देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट, ये सब किसी को, जो लोग को एक्सपीरियंस है उसको ज्यादा माइंड में सेटअप हो जाएगा कि हाँ हार्डनेस ऐसे होता है, 10 टाइप हार्डनेस होता है, तो उसमें ऐसे ऐसे आते हैं, और उसके उसके लिए उसके एक कॉइन टाइप का एक उसके अलग से कैलिब्रेशन के लिए एक सिंबल रहता है, सॉरी मेटल रहता है। अगर एसएस का है तो एसएस का, सीएस का है तो सीएस का, उसमें कैलिब्रेशन करने के लिए उसमें पहले मारना है, फिर हमको चेक करना है। उसमें फिक्स रहता है कि हार्डनेस उसका 250, तो उसमें मेजर करेंगे, कैलिब्रेशन किया 250 आया तो हमारा वो मशीन ओके है, उसके बाद बेस मेटल में करना चाहिए। ठीक है, ऐसा करना चाहिए। अभी मैं आगे बोलता हूँ कि हार्डनेस वैल्यू शोन इन बिलो एग्जांपल के साथ 240 HV10 लिखा, इसका मतलब हो गया हार्डनेस उसका 240 है, विकर मेथड उसमें वी हार्डनेस 240 H, मतलब 240 उसका हार्डनेस, वी का मतलब विकर, और 10 का मतलब है उसका इंडेंटर लोड, 10 kg इंडेंटर लोड। ठीक है, ऐसा मतलब हुआ। 22HRC, इसका मतलब हार्डनेस उसका 22 हुआ, रॉकवेल 22H उसका मतलब 22 हार्डनेस हुआ, आर का मतलब रॉकवेल मेथड यूज किया, और सी का मतलब है डायमंड कॉर्न इंडेंटर स्केल सी का यूज हुआ। ठीक है, स्केल बी ऐसा करके अलग अलग होता है, तो वो हो गया। टू 238 HBV, तो 238 हार्डनेस हो गया, बी का मतलब ब्रिनल मेथड हो उसमें यूज किया, और डब्ल्यू का मतलब हो गया टंगस्टन बॉल इंडेंटर जो है उसमें यूज किया गया। सीटीओडी, सीटीओडी का आपको नाम याद रखना है, और मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यही एक फंडा याद रखना है आपको, यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्रैक टिप ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट सीटीओडी टेस्टिंग, तो आपको ये सीटीओडी का नाम फुल नेम याद रख, व्हाट इज द सीटीओडी, व्हाट इज द सीटीओडी टेस्टिंग यूज, विच इंस्पेक्शन वी आर यूज सीटीओडी टेस्ट, तो हमको इम्पैक्ट टफनेस के लिए हम फ्रैक्चर टफनेस के लिए हम जनरली सीटीओडी मेथड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा ये यहाँ पे ज्यादा फेमिलियर मेथड नहीं है, ज्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन आपको उसका नाम खाली याद रखना चाहिए, और ये मैं पूरा डेस्क में नहीं करवाएगा, ऊपर चली बात करेगा। ठीक है, आगे चार्टी विनो टेस्ट testing enables engineer to make the judgment about the risk of the water fracture occurring the steel, but CTOD test measure the material property of the fracture toughness। अभी तक हमने क्या किया, वो जो हुआ वो वेल्ड मेटल का था, लेकिन अब सीटीओडी हो बेस मेटल के लिए जनरली मटेरियल प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हम लोगों को सीटीओडी मेथड यूज होता है। सीटीओडी मेथड का आपको नाम याद रखना है, मैं हाईलाइट किया उतना पूरा वर्ड बाय वर्ड याद रखना है, गोखना है तो गोख डालना है, याद नहीं भी रखता है फिर भी आपको याद रखना है, कैसे भी करके वो क्वेश्चन आपको आएगा। सीटीओडी में क्या होता है, एक टेस्ट पीस लिया जाता है, टेस्ट पीस के एकदम सेंटर में हमारा एक वी बनाया जाता है, नॉच बनाया जाता है, उसमें एक डिस्प्लेसमेंट वी ये डिस्प्लेसमेंट सीटीओडी स्पेसिमेन में क्लिप होता है, वो क्लिप डालना है, फिर उस क्लिप को लोड बढ़ा बढ़ा के उसको बड़ा करना है, जैसे ही बड़ा होता जाएगा वैसे वो क्रैक होने का चांसेस है, वो क्रैक हो जाएगा, और ये जो टेम्परेचर है उसका माइनस में रखना चाहिए। ठीक है, और जो टेस्ट पीस है उसका टेम्परेचर माइनस में रखना चाहिए, तो उसी के हिसाब से हमारा बेस मेटल का हमारा होगा सीटीओडी टेस्ट। सीटीओडी मतलब क्रैक टिप ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आपको फंडा याद रखना है। क्रैक, एक मिनट में निकाल देता हूँ वापस, क्रैक टिप ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट, ये आपको याद रखना है, मैं हाईलाइट किया वो भी याद रखना है, वो क्वेश्चन में आपको आएगा। ठीक है, पूरा का पूरा ये लाइन बाय लाइन लिखा रहेगा, नीचे का ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में रहेगा फ्रैक्चर टेस्ट, या आपको ऐसा पूछा जाएगा फ्रैक्चर व्हाट इज द फ्रैक्चर टफनेस वी आर चेकिंग, फिर उसमें एक पूरा लाइन दे दिया जाएगा, और उसमें आपको कुछ वर्ड चेंज किए जाएंगे, मे बी, शेल बी, या बट की जगह सॉरी मेजर्ड मटेरियल प्रॉपर्टी, उसकी जगह मेजर्ड हार्डनेस प्रॉपर्टी, ऐसा करके लिख दिया जाएगा, तो आपको उसके हिसाब से आंसर देना है। ये लाइन बाय लाइन याद ही रखना है, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बैंड टेस्ट, 4 टाइप के बैंड टेस्ट होते हैं, मैं आपको बैंड टेस्ट के बारे में बोल देता हूँ। बैंड टेस्ट जनरली डब्ल्यूपीएस में भी यूज होता है, डब्ल्यूपीएस इंस्पेक्शन में भी, और हमारा वेल्डर जो है उसका इंस्पेक्शन करना है, टेस्ट उसका वेल्ड टेस्ट कूपन का, तो उस टाइम पे भी बैंड टेस्ट यूज होता है। बैंड टेस्ट आर रूटीनली टेकन फ्रॉम द वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन टेस्ट एंड समटाइम वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट, मतलब डब्ल्यूपीएस के लिए भी और वेल्डर के लिए भी यूज होता है बैंड टेस्ट। सब्जेक्ट
specimen are bending and simple method are verifying along that there are no significant flow on the joint and some of the degree of the ductility also demonstrate. तो आपको बेंड टेस्ट का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको डक्टिलिटी भी बेंड टेस्ट के हिसाब से आपको चेक कर सकते हैं और आपको विजुअली इसको क्लियर करना है, ठीक है। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है 250 बेंड हुआ 280 ऐसा कुछ नहीं है, आपको विजुअली एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, ठीक है। आपको इसके लिए उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट। डक्टिलिटी इज नॉट एक्चुअली मेजर्ड बट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द satisfactory if the test specimen can withstand beyond the band without fracture thickness above the certain length। तो अब आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, बैंड टेस्ट जनरली हमको क्लियर इंस्पेक्शन करना चाहिए। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। टेस्ट स्पेसिमेन, टेस्ट स्पेसिमेन कितने टाइप, देखो फेस बैंड भी होता है, रूट बैंड भी होता है, साइड बैंड भी होता है, लॉन्जिट्यूडनल बैंड भी होता है, ठीक है। फेस बैंड है अब वेल्ड मेटल अप टू 12 mm तक यूज होता है और आउटसाइड ऑफ बैंड रखना है। रूट बैंड में अप टू 12 mm, साइड बैंड में 10 to 12 mm तक और एग्जैक्ट 12 mm तक करना है तो लॉन्जिट्यूडनल टेस्ट करना चाहिए। उसके बारे में सभी के बारे में डेफिनेट में जाएगा। देखो पहला है तो रूट बैंड, रूट बैंड है तो रूट को नीचे रखना है, फिर उसको फॉर्मर है ऊपर से फोर्स देना है और रूट टूटेगा तो उसको बोलते हैं रूट बैंड। फेस बैंड जो है उसको ऊपर से फेस नीचे रखना है और ऊपर रूट रखना है और उसके ऊपर फेस को तोड़ना है तो वो जो फेस के ऊपर कंप्रेशन टेंसाइल लोड रहेगा और जो ऊपर रूट है उसके ऊपर कंप्रेशन लोड रहेगा। ये भी क्वेश्चन आज आने का चांसेस है। देखो सबसे पहला रूट बैंड की मैं बात कर रहा हूँ। रूट बैंड सबसे पहला फिगर है यहाँ पे, जो पहला लिखा है रूट बैंड का, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। रूट बैंड में क्या होता है, ठीक है। रूट बैंड में आपको रूट नीचे रखना है, ऊपर फेस जो है उसके ऊपर से फोर्स देना है, रूट को टेंसाइल लोड में डालना है, टेंशन होना चाहिए रूट और फेस जो है वो कंप्रेशन होना चाहिए, उसको बोलते हैं रूट बैंड। फेस बैंड में फेस जो है वो टेंसाइल में रहेगा और रूट है वो कंप्रेशन में रहेगा। और साइड बैंड में हमको वेल्ड टेस्ट को जनरली फुल तोड़ना है और उसके हिसाब से उसको फिटअप करके इसको बोलते हैं फॉर्मर के अंदर फिटअप करना है। फॉर्मर का डाया वगैरह कितना रखना है वो सब चीज एएसटीएम में भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। आपको बैंड टेस्ट, बैंड टेस्ट वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन आर यूजली गाइड बैंड टेस्ट, यूजली गाइड बैंड टेस्ट, गाइड बैंड टेस्ट जनरली यूज होता है। गाइडेड मीन्स दैट स्ट्रेन इम्प्रेस, गाइड मतलब ऊपर से जो हम फोर्स करते हैं गाइड बैंड से, नीचे दो गाइड रखते हैं और ऊपर से फोर्स करते हैं, उसी को गाइड बैंड के हिसाब से आगे बढ़ना है फॉर्मर लगा के, ठीक है। Diameter of the former use the particular trace of the specimen in the cord given, cord के अंदर दिया गया है, having been determined by the type of the material, testing ductility that are expected of the heat affected post well heat treatment, ठीक है। उसके हिसाब से diameter of the former is used to express the multiple of the specimen thickness of the carbon manganese 40। ये देखो ये क्वेश्चन आएगा आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। डायामीटर ऑफ द फॉर्मर, डायामीटर का कितना रहना चाहिए फॉर्मर का, ऊपर से जो हम फोर्स मार रहे हैं उसका डायामीटर, क्योंकि वो राउंड में रहना चाहिए, ठीक है। वो राउंड में रहेगा तो उसका डायामीटर कितना रहना चाहिए। इज यूजली एक्सप्रेस्ड, देखो ये मैं आपको करवा तो रहा हूँ अभी, ठीक है, लेकिन आप जब एग्जाम देने बैठते हैं तब कुछ चीज मुझे मैं हाईलाइट करके बोलेगा या इंस्टीट्यूट आपको बोलेगा कि ये चीज आपको कंपलसरी रेडी करना है एग्जाम के 1-2 घंटे पहले या 5-6 घंटे पहले, ये चीज आपको याद ही रखना है, ये आपको पढ़ना ही है, पढ़ के ही जाना है, ठीक है। ये जो मैं हाईलाइट किया वो क्वेश्चन आपको आएगा कि डायमीटर ऑफ द फॉर्मर इज यूजली एक्सप्रेस्ड मल्टीपल ऑफ द स्पेसिमेन थिकनेस, मल्टीपल ऑफ स्पेसिमेन थिकनेस मल्टीपल रहेगा उस टाइम पे। कार्बन मैंगनीज अगर रहेगा तो उसमें 40 रखना है, टी मतलब थिकनेस, अगर 10 mm थिकनेस का लिया तो 10 का 40, तो डायमीटर ऑफ फॉर्मर का 40 mm हो गया, ठीक है। वो कार्बन मैंगनीज स्टील का मटेरियल के लिए, ठीक है। टेंसाइल डक्टिलिटी रेडियस फॉर्मर ग्रेटर देन 10T और मैक्सिमम आपको 10T तक जाना है। कार्बन मैंगनीज स्टील इट इज टिपिकली 40 बट फॉर मटेरियल दैट आर लोअर टेंसाइल डक्टिलिटी, जिसका कम है उसका रेडियस ऑफ फॉर्मर may be greater than 10T, ग्रेटर देन 10T, 10T से भी आप ज्यादा रख सकते हैं जिसका डक्टिलिटी कम है, ठीक है। क्योंकि डक्टिलिटी जिसका कम है उसमें हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, सॉरी हाँ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। डक्टिलिटी में क्या होता है, डक्टिलिटी मतलब सिंगम टाइप, सिंगम है वो ज्यादा डक्टाइल है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर उसको हम फॉर्मर अगर छोटा रखेंगे तो
तब वो अंदर दब जाएगा, फिर तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा, वो ऊपर से दोनों साइड से टच हो जाएगा। जैसे ही बैंड करेंगे एक लकड़ी को हम तोड़ेंगे एकदम फुल, अगर वो एकदम सीधा काटा हुआ लकड़ी है, जमीन से काट के सीधा तुरंत हमने पेड़ को काट दिया, फिर वो लकड़ी को ऐसा दबाएंगे तो एकदम सीधा वो एकदम टच हो जाएगा, वो टूटेगा नहीं। अगर वो थोड़ा और वो हो जाता है तो टूटने का चांसेस ज्यादा है, ज्यादातर वो रहेगा। ओके, अभी मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि जो डक्टाइल मटेरियल नहीं है, डक्टिलिटी जिसका कम है, उसमें पेनसी आप ज्यादा रखेंगे तो वेल एंड गुड। जिसका कार्बन मैंगनीज के लिए 40, आपको ये याद ही रखना है, ठीक है, कोई इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं है। द स्टैंडर्ड दैट स्पेसिफाइड द टेंस The standard that specified method will be specified minimum bend angle of the specimen must experience the and typically 120 to 180 डिग्री तक आपको जाना है। 180 से ज़्यादा जाएगा तब अब वो 180 से ज़्यादा टूटेगा तब कोई प्रॉब्लम, वेल एंड गुड। 180 से अंदर के अंदर टूट जाएगा तब भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है, ठीक है। मैं आपको आगे बात करता हूँ फ्रैक्चर टेस्ट के बारे में। ओके नहीं सॉरी, ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देख लेते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में बैंड टेस्ट स्पेसिमेन शेल बी एग्जिबिट एंड सेटिस्फाइड साउंडनेस नॉट शोइंग क्रैक। क्रैक आपको देखना नहीं चाहिए, अगर क्रैक उसमें आया तब उसको रिजेक्ट करना है। और सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द केविटी आउटसाइड ऑफ द बैंड, आउटसाइड ऑफ द बैंड में जो केविटी रहेगा तो ज्यादातर प्रॉब्लम है। स्मॉल इंडेंटर लेस देन अबाउट 3 mm लेंथ एंड अलाउड बाय द सम स्टैंडर्ड, तो आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना पड़ेगा। फ्रैक्चर टेस्ट में जल्दी जल्दी मैं बोल देता हूँ। फिलेट टेस्ट रहेगा, फिलेट टेस्ट को आप हैमर टेस्ट यूज करके फिर हैमर मार के फिर आप चेक करेंगे। उसमें आपको जनरली क्या चेक करना है, आपको जनरली चेक करना है उसमें हाँ, यहाँ पे 4 टेस्ट पीस लेना। द स्टैंडर्ड एप्लीकेबल एप्लीकेशन स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द टेस्ट टिपिकली 4, 4 टेस्ट लेना पड़ेगा आपको, 4 टेस्ट को तोड़ना पड़ेगा। हैमर से तोड़ो या ऊपर से फोर्स लगा के तोड़ो, उसके हिसाब से तोड़ने के बाद आपको उसमें लेक ऑफ पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए, लेक ऑफ फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है द स्टैंडर्ड ऑफ द वेल्डर्स क्वालिफिकेशन, द एप्लीकेशन स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड द एप्लीकेशन क्राइटेरिया imperfection, lack of penetration into the root of the joint on solid inclusion of the porosity, solid inclusion भी नहीं होना चाहिए and porosity भी नहीं होना चाहिए, तो उसी को हम एक्सेप्ट करना है, उसके बाद हमको रिजेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा हैमर टेस्ट, फ्रैक्चर टेस्ट को बोलते हैं कि हमको हैमर से तोड़ना है। हम जनरली इसको लैब में डालने का कोई जरूरत नहीं है, हम ऑन जॉब पे भी इसको हैमर मार मार के तोड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें हमको देख लेना है कि बेस मेटल में से टूटा या वेल मेटल में से टूटा, अगर तब हमको देखना है कि लेक ऑफ फ्यूजन यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं है, लेक ऑफ पेनिट्रेशन का तो कोई मसला नहीं है, या फिर हमारा पोरोसिटी अंदर है तो दिखता है कि नहीं दिखता है, कोई पोरोसिटी एनक्रेज होता है, ओपन होता है, या फिर हम वो भी देख सकते हैं कि वहाँ पे क्रैक आया है कि नहीं आया है, वो भी हमको चेक करना है। निक ब्रेक टेस्ट, निक ब्रेक मतलब आंखों से हमको जनरली हैमर, इसमें भी ये तो फिलेट वेल का हो गया, लेकिन बट वेल के लिए हमको निक ब्रेक टेस्ट करना पड़ेगा। उसको भी हमको दो साइड से पकड़ के उसको बैंड करके तोड़ना पड़ेगा, या फिर हैमर मार के तोड़ो, या फिर जो भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 टेस्ट पीस लेना है, हैमर मार के भी तोड़ना है और 3 पॉइंट बेंडिंग, आपको तीनों जगह से बैंड करके आपको चेक करना है। और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यहाँ पे लेक ऑफ फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सॉलिड इंक्लूजन नहीं होना चाहिए और पोरोसिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज यहाँ पे होना चाहिए। मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, उसके बारे में पूरा डेप्थ में आगे के चैप्टर में आएगा, तो मैं उसके पूरा डेप्थ में बताएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मैं यहाँ पे हमारा सेशन क्लोज करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आगे के सेशन आप देखेंगे। जिसको सीसीपी एग्जाम देना है उसका अभी चार्ज थोड़ा कम किया है, 1.06 लाख किया है, मतलब 1,06,000 रुपीज ऑफ इंडियन मनी। उसके हिसाब से आपको सीसीपी का TWI का फीस है और इंस्टीट्यूट का फीस है 40,000। तो इंस्टीट्यूट में भी आप जा सकते हैं और 4,000 एक्स्ट्रा देके फिर आप एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। 148 टोटल क्वेश्चन आएंगे। 148 क्वेश्चन में से आपका, इसका मतलब ये हुआ कि आप 40,000 वहां पे देंगे, 1.06 लाख यहाँ पे देंगे, 1 क्वेश्चन आपका 1,000 का हो गया। तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले अमाउंट इकट्ठा करना है और अमाउंट पे करके TWI को आपको पे करना है, और उसके हिसाब से TWI आपको डायरेक्शन देगा कि भाई हमको हमारा एग्जाम इस वीक में लेने वाला है, नेक्स्ट वीक में, या 15 दिन के बाद, या फिर इंस्टीट्यूट आपको गाइडेंस करता है, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि लोगों को निक बैंक टेस्ट सबको समझ में आया होगा, इम्पैक्ट टफनेस समझ में आया होगा, और सब चीज़ के बारे में पूरा डेप्थ में आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।